हाय फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि कुछ सेक्टर जरूरत से ज्यादा तेजी से भाग चुके हैं और वहां पर वैल्यू आपको उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनमें अभी ग्रोथ आनी बाकी है और उन्हीं में से एक सेक्टर है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। और आज हम बैंकिंग सेक्टर के एक लेटेस्ट मतलब एक लीडिंग बैंक के बारे में बात करेंगे जिसके लेटेस्ट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। नाम है उसका दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और आपको पता ही है आईडीएफसी लिमिटेड और कैपिटल फर्स्ट के दोनों के मिलने से बना हुआ ये बैंक है। और इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स कैसे हैं, किस प्रकार से आने वाले टाइम में पोटेंशियली परफॉर्म कर सकता है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पूरा रिसर्च करके बनाया हुआ वीडियो, इसलिए पूरा देखें, कुछ नया सीखें और एक समझदार इन्वेस्टर बने। शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट का सागरनोमिक्स। दोस्तों वीडियो में आगे खो जाए हम लोग रिसर्च में, उससे पहले जरूरी है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिया ना नीचे, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बिल्कुल लाइक करने के साथ में दोस्तों लिख करके बताते हैं कमेंट्स में कि सर हमने लाइक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। वीडियो लाइक करिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाता रहता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सबसे पहले एनालिसिस में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो मैं सबसे पहले इसके बेसिक्स आपको एक तरह से बता देता हूं। देखिए, ये बैंक का प्रेजेंटेशन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपने देखा होगा बहुत तेजी से ग्रो करने वाले बैंक्स में से एक ये है। और आप देख सकते हैं कि ये इसकी कुछ कोर वैल्यूज है। मैं मेन चीज पे लेके चलता हूं आपको। यहां देखिए, ये इनकी ब्रांच का नेटवर्क है। आप देख सकते हैं 2018 में इनके पास सिर्फ 206 ब्रांच थी, 206, और अभी सिर्फ 6 इयर्स के बाद में इनकी ब्रांचेस का नंबर हो गया लगभग 5 टाइम्स, यानी करीब 5 गुना बिजनेस बढ़ गया इनका 6 साल में। यानी हर साल इन्होंने तेज ग्रो की है। कहां सबसे ज्यादा ब्रांचेज है दोस्तों? साउथ में 26% है, वेस्ट में 24% है। ये आपको ब्रांचेस दिख जाएगी। नॉर्थ में 22 है, बाकी जगह पे इन पे सेंट्रल में 19% है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है इसकी? साउथ में और वेस्ट में। तो मुंबई हो गया अपना, चेन्नई के आसपास में हो गया, बेंगलोर के आसपास ये काफी अच्छे से बढ़ा हुआ है। अर्बन क्षेत्र में 30%, मेट्रो सिटीज में 42%। अब ना आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी बैंक को या किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं अपन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कहां चल रहा है, कौन इसके कस्टमर्स है, कहां इसके कस्टमर्स हैं, कितना इसका कस्टमर्स कमाते हैं, किस सेक्टर में जॉब करते हैं, किस टाइप के उनके इंटरेस्ट है, किस टाइप के उनकी नीड्स है। तो यहां पर अब जब हम यहां देख रहे हैं कि बैंक की जो फोकस है वो कहां है, तो बैंक का सबसे बड़ा फोकस है मेट्रो सिटीज पे, यानी बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोलना प्रायोरिटी रखी है। लेकिन इन्होंने फोकस कहां कम रखा है? रूरल में। क्यों रखा है कम? क्योंकि वहां पर दोस्तों ब्रांच को सेट करना, वहां पर कस्टमर्स का बेस बनाना, प्लस वहां एक अच्छे स्टाफ को भेजना, क्योंकि कोई लोग तो ना गांव में जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो शहर में नौकरी करनी है, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। सो दे फाउंड इट इजी टू फोकस ओनली ऑन द सिटीज मेनली। नेक्स्ट, नाउ इसी 38% YOY ग्रोथ हुई है इनकी किस चीज में? कस्टमर्स के डिपॉजिट में हुई है। अब यहां ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जिसपे आपकी नॉट ओनली कैपिटल फर्स्ट, मतलब आपको आईडीएफसी की बात नहीं कर रहा, हर बैंक को ध्यान में रखते हुए ये चीज आपको नजर रखनी है कि दोस्तों बैंक का सबसे बड़ा, किसी भी बैंक का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना आज की तारीख में, जो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो है डिपॉजिट ग्रोथ। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपने न्यूज वगैरह भी देखी होगी तो आपको पड़ा होगा। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेकर के आपको ये चीज थोड़ा समझाना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी शुड नो इट। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है कि बैंक जो होता है ना, बैंक के पास में, बैंक करता क्या है? बैंक एक जगह से पैसा लेता है और उस जहां से पैसा लेता है वहां पर ये इंटरेस्ट चुकाता है, और फिर उस पैसे को किसी दूसरी जगह व्यक्ति को देता है, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो जो जहां से पैसा लेता है वो होते हैं डिपॉजिट्स। तो जैसे हम लोग हैं, आप हैं, हम ये सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं? बैंक में पैसा जमा कराते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट जो है ना, वहां डिपॉजिट हम जमा करवाते हैं। ठीक है, तो बैंक का डिपॉजिट मतलब हमने जो सेविंग्स में साधारण जनता ने जमा कराया वो,
और वो उस पर 3-4% इंटरेस्ट दे देते हैं। अब इस पैसे पे बैंक क्या करता है कि बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देता है, बिजनेसेस को लोन देता है, और वो वहां से चार्ज करते हैं 11-12%, या सबका अलग अलग है। बचा हुआ बीच का जो 7-8% है उसमें खर्चे वर्चे काट के 3-4% का जो प्रॉफिट है वो बैंक NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तौर पे सेव अपने पास कर लेता है। यही बैंक की कमाई है। अब प्रॉब्लम एट प्रेजेंट क्या हो रही है? एट प्रेजेंट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, कॉमन इन्वेस्टर्स, उनको स्टॉक मार्केट का ऐसा चस्का लग गया है कि आज की तारीख में FD कराने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बैंकों में डिपॉजिट लोग रखना नहीं चाहते, और सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये है, उससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वहां पर पैसा ज्यादा जा रहा है, स्पेकुलेशन हो रहा है, वहां कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन बैंकों को अब बैंक लोन देंगे, उसके लिए बैंक के पास में भी तो पैसा चाहिए ना। अब अगर आप डिपॉजिट नहीं कराते हैं, आप हम लोग, तो बैंक के पास डिपॉजिट रहेंगे नहीं। तो इस टाइम पर सारे बैंकों की एक शिकायत है, और वो ये है, जो सेबी के चेयरमैन है माधवी पुरी साहब, उनसे, और जो शशिकांता दास साहब है जो RBI के चेयरमैन है, उनके बीच में ना ये वैचारिक मतभेद, ओपिनियन, थोड़ा सा डिफरेंसेस चलते रहते हैं। क्योंकि बैंक से कहते हैं कि ये ना स्टॉक मार्केट में पैसा जाना बंद कराओ आप, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बैंक का पैसा बैंक में डालो ताकि हम लोग कॉर्पोरेट्स को लोन दे सकें। अब यहां दो चीजें होती है। पहली चीज क्या है कि अगर जो ये पैसा बैंक की बजाय कैपिटल मार्केट में जा रहा है फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक शेयर खरीदे और आपने उसको काफी लंबे समय के लिए संभाल के रखा है, तो जिस कंपनी को पैसा चाहिए था उसे पैसा मिला और आपको उसके शेयर मिले, ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तब तक वो इकोनॉमी में काम कर रही है। लेकिन अब RBI और बैंकों का ये कहना है कि भाई ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है कि यहां पैसा जमा कराने के बजाय जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा ले जाके स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी में यूज कर रहे हैं, मतलब स्पेकुलेशन में, और वो भी कहां पर? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। और इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बना देंगे डिफिकल्ट। और आपको क्या लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डिफिकल्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्योंकि ये सिर्फ सट्टेबाजी है, और इससे क्या कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या इकोनॉमी को लाभ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ पटाखे छुड़ाने की जैसे है, और लोग 10 में से 9 इन्वेस्टर्स आज की तारीख में लॉस खा के बैठे हैं। और इंडिया में 97 लाख, मतलब कितना? 1 करोड़ से 3 लाख कम, इतने लोग 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान खा के फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैठे हुए हैं। दिस इज सेबीज डेटा विच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। देयरफॉर गवर्नमेंट अब धीरे धीरे क्या करेगी? बैंकों के डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए दे कैन स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। तो F&O को डिफिकल्ट बनाएंगे, उसकी टैक्स रेट्स बढ़ाएंगे, उसकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको ज्यादा कर देंगे, इस तरह से धीरे धीरे उसको डिस्करेज करेंगे। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। बट ये अगर आपने ये समझा है ना कि बैंकों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज क्या है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि डिपॉजिट ग्रोथ इज द बिगेस्ट चैलेंज एट प्रेजेंट। और जिस बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ जितना अच्छा होगा, उतनी ही उस बैंक की ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको देखने की मिलने के चांसेस ज्यादा है। बैक टू द पॉइंट। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, कभी कभी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं ऑफ द टॉपिक जाकर के बात करता हूं, बट आई कंसीडर माई ड्यूटी कि मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल दूध की दूध, पानी की पानी की तरह एकदम साफ करके बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं, और पूरे क्लैरिटी के साथ में बताऊं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर चैलेंजेस आपने देख लिए कि ये है डिपॉजिट्स की ग्रोथ। अब बहुत सारे दोस्तों की तो कंडीशन ये है कि सर वो तो कह रहे हैं सर आप ये एनालिसिस मत करो, आप तो एक काम करिए कि 5 स्टॉक से नाम बता दीजिए, क्योंकि फलाने यूट्यूबर ने भी यही किया था, ढिकाने यूट्यूबर ने भी 5 स्टॉक के नाम बता दिए थे, आप भी बता दीजिए। ऐसे दोस्तों से मैं एक चीज कहूंगा, वो मूवी देखी है आपने 3 इडियट्स? सबने देखी होगी ना 3 इडियट्स। वो याद है वो सीन जहां पर जो आमिर खान है वो 2 नाम लिखता है कि सर इन 2 शब्दों के नाम बता दीजिए बस, उनका मीनिंग बता दीजिए बस, और सारे लोग रेस में लग जाते हैं। लास्ट में वो कहता है कि ऐसे कोई 2 नाम है ही नहीं, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है। तो सेम वे आपको अगर कोई कह रहा है कि ये 5 स्टॉक खरीद लो, तो वो तो कह करके फ्री हो गया, लेकिन रिस्क किसकी है? आपकी। इसलिए आपको समझना, एनालिसिस करना जरूरी है। इसलिए मेरे 5-7 मिनट जो मैं एक्स्ट्रा कभी कभी लगा देता हूं ना, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपके भले के लिए मैं ये करता हूं, अदरवाइज मैं वीडियो कभी भी खत्म कर सकता हूं। एनीवेज, अब चलते हैं टॉपिक पर। बहुत लंबा टाइम ले लिया, आई एम रियली सॉरी दोस्तों। चलिए अब देखिए, यहां ना आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का कंटिन्यूअस डिपॉजिट का ग्रोथ हो रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं ये चीज, तो इसका डिपॉजिट का कंटिन्यू अगर ग्रोथ और अच्छा रहता है तो ये बैंक को बहुत फायदा मिलेगा इसका। आगे हम लोग इसमें और चीजें डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग ना सीधे इसके बाकी और चीजें देखते हैं एक बार।
क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं कर सकता, अदरवाइज आप मुझे कहोगे सर बहुत हो गया, आप बहुत बोर करते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी नंबर भी इनके राइजिंग ही है, और ये मर्जर के बाद में कासा रेशियो जो है वो 46.6% है। कासा रेशियो का मतलब करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट। अब इसका एक अलग ही महत्व है, ये क्यों है? क्योंकि कासा का मतलब करंट अपॉन सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट के ऊपर आपको कोई डिपॉजिटर को कोई पैसा देना होता है क्या? नहीं देना होता। सेविंग अकाउंट को देना होता है, बिल्कुल 3-4% देना होता है। तो जो करंट अकाउंट से जो पैसा आता है ना बैंक में, वो फ्री का पैसा है, बैंक का कोई खर्चा नहीं हो रहा उसके अंदर। तो इसलिए ऐसे पैसे पे अगर कंपनी उठा करके 12% रिटर्न कमा लेती है किसी कार लोन पे, होम लोन पे, तो सोचो ये 12% तो इसकी सूखी कमाई हो गई। जबकि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर पैसा जमा कराता है तो 4% इसमें से उसको देना पड़ेगा, तो टोटल कितने बचेंगे? 8%। 8% में इसकी कमाई कितनी हुई? उससे पहले वाले से काफी कम हो गई। तो इसलिए कंपनियां विद हाई कासा रेशियो इज आर मच बेटर। तो 46% इज ए गुड नंबर। ओके, चलिए आगे हम देखें। और सारी चीजें भी फंडामेंटल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। फटाफट से ये स्लाइड्स को खत्म करते हैं पहले तो, नहीं तो ये रह जाएंगी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों इनके बाकी के नंबर्स हैं और इन लाइन ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हो। होम लोन में भी है ये लोग, 12% होम लोन से आ रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 12% है। बिजनेस बैंकिंग से आ रहा है। रूरल फाइनेंस से 10% आ रहा है। इस तरह से डाइवर्सिफाइड है, तो रिस्क कम है इनकी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बेसिक नंबर्स पे। तो यहाँ देखिए लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है उनकी बात करें हम, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ी है। सेल्स हैज ग्रोन फ्रॉम 8,200 टू 8,700। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ अच्छे से हुई है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में भी जो इंटरेस्ट है वो भी इन्होंने अच्छा कमाया है। प्रॉफिट ओवरऑल देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ा सा स्लो डाउन है, और उसके बाद में ईपीएस जो है वो थोड़ा कम हुआ है बैंक का, और सारे बैंकों का कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक का थोड़ा सा हो सकता है ठीक हो, लेकिन अधिकतर का कम हुआ है। ठीक है, ये ओवरऑल अगर आप देखें, इस सब के बावजूद भी इस कंपनी में एफआईआईज करीब 20% के आसपास बने हुए हैं और डीआईआईज 12-13%। उल्टा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने तो अपनी स्टेक को डबल कर दिया है। लुक एट हियर, 5.58 से करीब करीब 12। तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो आज की तारीख में इसको लेकर के क्या है? बुलिश। और ये एक अच्छा सिग्निफिकेंट फैक्टर इस बैंक को लेकर के आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टेक्निकल्स पे बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज और बता देता हूं मैं आपको। ये बैंकों को जरा कंपेयर कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। यहां आप देख सकते हैं बैंक्स में ना ये फैक्टर बहुत काम करते हैं। सबसे पहली बात है कि नेट एनपीए, कि किसके पास में पैसा फंसा हुआ है। हम इधर से चलेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो वो करीब 16% से ऊपर चाहिए होता है, तो वो आपके पास में, इनके पास है। तो ये क्या होता है? ये रिजर्व बैंक ने कर रखा, भैया इतना पैसा आपको रखना है जेब में। नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए, तो नेट एनपीए को अगर हम लें तो 0.86 थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्री से, पूरी से। क्योंकि आप देखिए जरा सा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक तो 0.39 पर है, तो इससे काफी ज्यादा है, पर ये कम करेंगे तो इट विल बी गुड। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो यहाँ भी इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिकॉज लीडर कौन है इसमें? लीडर इज कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी एक्सेस वगैरह थोड़ा प्रेशर में है। नेक्स्ट बात कर रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ये ठीक ठाक दे रहे हैं। ईपीएस इनका औरों से कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये इनका एवरेज है, और प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो भी इनका सही है, ये कम है इनका, दिस इज गुड। और मार्केट कैप के हिसाब से ये इन सारी कंपनीज में छठे नंबर पे, यानी टॉप 10 में तो आता ही है। और प्राइस के हिसाब से ये बहुत सस्ता है, इस हिसाब से 72 कहाँ 1700 रुपए। ठीक है, सो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कंपैरिजन। टेक्निकल चार्ट पे चलें तो यहाँ देखिए, जब से ये जो बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर आया तब से ये ना एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, और ये एक तरह से थोड़ा सा डाउन टर्न में भी चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आरबीआई की कोई पॉलिसी आती है दोस्तों, जिसकी वजह से कि बैंक्स में डिपॉजिट्स का रास्ता खुलता है, तो यहां से आप इसमें एक तेजी देख सकते हैं, टर्न अराउंड देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो स्थिति है उसमें आप ये देखिए करीब करीब इसको 71 रुपीज के आसपास में, यहाँ पर इसको आपको एक मेजर सपोर्ट है। 71 के आसपास में, 72 के आसपास में आप कंसिडर कर सकते हैं। आप अगर देखें तो वहां से आपको इसमें मौका मिल सकता है 82-85 तक जाने का, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर चलता है। बट अगर ये 82.5 के ऊपर जाके क्लोज होता है और सस्टेन कर जाता है 5-10 दिन तक के लिए, देन आपको दोस्तों इसके अंदर 110 तक की भी मूवमेंट मिल सकती है आसानी से मिड टर्म में। सो ये दोस्तों एक एनालिसिस है इसका ओवरऑल टेक्निकली, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है जिसपे ये ट्रेड कर रहा है। आरएसआई वगैरह भी सारे इंडिकेटर्स भी ठीक है। मूविंग एवरेज जो है वो भी इसमें एक दोनों ठीक ठाक चल रहे हैं।
अगर कहीं पर क्रॉसओवर होता है और प्राइस उससे ऊपर रहती है तो ये एक अप ट्रेंड होगा, बट अभी ये साइडवेज है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। आप ध्यान रखिए इसके ऊपर कुल मिला करके। और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि आईडीएफसी जो है वो किस तरीके का रिटर्न दे सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या इसके अलावा कोई लगता है आपको बेटर बैंक है इससे जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो भी मुझे बताइए। और अगले कौन से बैंक पे वीडियो देखना चाहेंगे तो वो भी जरूर कमेंट में बताइए। जो लोग सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड करेंगे दोस्तों, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, वीडियो सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी मेहनत के साथ आपके साथ में हर बार मिलता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।